नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच लोकपोल ने महाराष्ट्र को लेकर सर्वे किया है। सर्वे में कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाला गठबंधन एमवीए बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। सरकार बना सकता है तो एनडीए पीछे है। हालांकि सर्वे में एनडीए और एमवीए में टक्कर का मुकाबला दिखाया गया है। सर्वे के मुताबिक 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए को 141 से 154 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं एनडीए को 115 से 128 सीटें मिल सकती हैं। लोकपोल के सर्वे में वोटों के साथ वोट परसेंटेज भी बताया गया है। वोट परसेंटेज में एमवीए को 41% से 44% वोट मिल सकते हैं, वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 38% से 41% वोट मिल सकते हैं। वोट परसेंटेज में काफ़ी टक्कर का मुकाबला है। अगर 3% मार्जिन ऑफ एरर लें तो कुछ भी हो सकता है। हरियाणा विधानसभा में गठबंधन पर गतिरोध के बीच आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसने 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इनमें से 11 ऐसे उम्मीदवार शामिल हैं जिनके लिए कांग्रेस ने पहले ही उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इससे पहले सोमवार सुबह ऐसी रिपोर्टें थीं कि दोनों दलों के बीच गठबंधन की शाम तक घोषणा हो सकती है और सीट बंटवारा तय हो सकता है, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। हरियाणा में अपनी हैसियत से अधिक सीटें मांगने वाली आम आदमी पार्टी के राज्य इकाई प्रमुख सुशील गुप्ता ने कहा है कि उनकी पार्टी सभी 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। गुप्ता ने कहा कि दूसरी सूची जल्दी जारी की जाएगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हाल में गैर हिंदुओं को चेतावनी देने वाले बोर्ड लगे थे। इसमें रोहिंग्या मुसलमानों और फेरी वालों को चेतावनी दी गई थी। उनके गांव में घुसने या घूमने को बैन किया गया था। बैन का उल्लंघन करने वालों को दंड देने की बात कही गई थी। वैसे तो इन बोर्डों पर समस्त ग्रामवासी की आज्ञा से पर लिखा था, लेकिन कई ग्रामीण इससे सहमत नहीं है। ग्रामीण तो कहते हैं कि पहले उन्होंने ऐसी चीजें नहीं देखी थी। तो सवाल है कि अब ये कैसे होने लगा है और कौन ये सब कर रहा है। मैकांडा की प्रधान चांदनी देवी के पति प्रवीण कुमार ने कहा कि गांव में ये अभियान पिछले 1 साल से चल रहा है। उन्होंने इंडिया एक्सप्रेस से कहा कि 1 हफ्ते पहले मेरे गांव में कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया था, जिसके बाद मुझे पुलिस से फोन आया कि हम सांप्रदायिक टिप्पणी नहीं कर सकते। कुछ किलोमीटर दूर शेरसी गांव में नाई की दुकान चलाने वाले 28 वर्षीय नदीम ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताई है, लेकिन ऐसी चीजें पहली बार हो रही हैं। खुद को हिंदुत्व समर्थक संगठन भैरव सेना के जिला अध्यक्ष बताने वाले एक स्थानीय निवासी अशोक सिमवाले इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मैंने सुरक्षा चिंताओं के कारण बाहरी लोगों को रोकने के लिए 2 महीने पहले शेरसी में बोर्ड लगाया था। हाल के दिनों में मंदिरों से लोगों द्वारा चोरी की घटनाएं हुई हैं। हमें संदेह है कि वो व्यापार करने के बहाने बाहर से आ रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को मणिपुर की मौजूदा स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मणिपुर लगभग 1.5 साल से जल रहा है। रोज हिंसा, हत्याएं, दंगे, विस्थापन, घर जल रहे हैं और परिवार उजड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिंदगियां तबाह हो रही हैं। हजारों परिवार राहत कैंपों में दिन काटने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री ने इसे रोकने का अब तक कोई प्रयास भी नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के एक राज्य को महीनों तक इस तरह जलता हुआ छोड़ दिया जाए और उस पर बात तक नहीं की जाए। देश की आंतरिक सुरक्षा किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं होती, यह अनिवार्य दायित्व है। प्रधानमंत्री की उदासीनता अक्षम्य है। मणिपुर में हिंसा जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिरीबाम जिले में शनिवार सुबह हुई हिंसा की एक घटना में 4 संदिग्ध चरमपंथियों और एक आम नागरिक की मौत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इम्फाल पश्चिम जिले के कोटरुक में युद्ध क्षेत्र जैसी स्थिति है। यहाँ हिंसा के कई निशान हैं, जैसे बम के टुकड़े, जमीन पर काली और सफेद राख, ढही हुई टीन की छतें, जल चुकी गाड़ियां और नष्ट हो चुके घर। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बल तैनात हैं और अधिक हमलों की आशंका के चलते लोगों से घरों के अंदर ही रहने को कहा गया है। इधर इम्फाल में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। लोग मशाल लेकर राज्यपाल भवन की ओर मार्च कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में हुई हिंसा के खिलाफ नारे लगाए और गवर्नर हाउस में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां तैनात सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने मांग की है कि राज्य में सुरक्षा की जिम्मेदारी और शक्तियां उन्हें वापस दी जाएं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला अमेरिकी दौरा है। इस दौरान राहुल गांधी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक कार्यक्रम में अपनी बातें रखी। राहुल ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में सवाल किया कि क्या आप लोगों ने एकलव्य की कहानी सुनी है। राहुल के सवाल पर सन्नाटा छा गया। इसके बाद राहुल ने खुद बताना शुरू किया।
राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप ये समझना चाहते हैं कि भारत में क्या हो रहा है तो यहाँ हर दिन लाखों करोड़ों एकलव्य कहानियां हैं। हुनर जानने वाले लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, उन्हें काम करने या पनपने की अनुमति नहीं दी जा रही है और ये हर जगह हो रहा है। कौशल का सम्मान करना और उन्हें वित्तीय और तकनीकी रूप से समर्थन देकर ही आप भारत की क्षमता को उजागर करेंगे। आप केवल 1-2% आबादी को सशक्त बनाकर भारत की शक्ति को उजागर नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी अमेरिका में बोलते हुए बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर हुए। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के नतीजे आने के कुछ मिनट के अंदर ही लोगों के मन से बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी का डर समाप्त हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस मानता है कि भारत एक विचार है, जबकि हम मानते हैं कि भारत कई विचारों से बना हुआ है। हम अमेरिका की तरह मानते हैं कि हर किसी को सपने देखने का अधिकार है, सबको भागीदारी का मौका मिलना चाहिए और यही लड़ाई है। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव के दौरान लाखों लोग इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का डर समाप्त हो गया है। ये भारत के लोगों की उपलब्धि है जिन्होंने बताया कि हम भारत के संविधान पर किसी हमले को स्वीकार नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में भारत की बेरोजगारी और उसे कैसे खत्म करें ये भी बताया और बताया कि ऐसे करें तो चीन से हम आगे निकल जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने छोटे छोटे कारोबारियों की बात की और कहा कि हाल ही में सिर्फ 25 लोगों बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन माफ किया गया है। क्या आपको एहसास है कि उस रकम से कितने उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं? कृषि लोन माफी मीडिया का ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन बिना कुछ बोले 16 लाख करोड़ रुपए बड़े लोगों के माफ कर दिए गए। और वो पैसा किसका है? ये करदाताओं का पैसा है, आपकी जेब से आ रहा है। 25 बड़े लोगों को इतना बड़ा मुफ्त उपहार क्यों मिलना चाहिए? एक ही व्यक्ति को सभी बंदरगाहों, हवाई अड्डों और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट पर नियंत्रण क्यों रखना चाहिए? जब आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों से संसाधन छीन रहे हैं। एक व्यवसाय द्वारा सभी हवाई अड्डों को चलाने और दूसरे द्वारा सभी बंदरगाहों को चलाने के बजाय आपके पास 10, 15, 20 चलाने वाले होने चाहिए। ये मोनोपोली आर्थिक गतिविधि के विनाश की ओर ले जाती है। राहुल गांधी महिलाओं के मुद्दे पर भी बोले। राहुल ने कहा कि महिलाओं के पास खास मुद्दे हैं जिनका हमें उनकी भागीदारी को सक्षम करने के लिए समाधान करने की जरूरत है। पहला कदम है महिलाओं को पुरुषों के बराबर देखना, ये स्वीकार करना कि वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक पुरुष कर सकता है और उनकी ताकत को पहचानना। ये बीजेपी और हमारे बीच वैचारिक टकराव का हिस्सा है। भाजपा और आरएसएस का मानना है कि महिलाओं को पारंपरिक भूमिकाओं तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, घर पर रहना, खाना बनाना और कम बोलना। हमारा मानना है कि महिलाएं जो कुछ भी करना चाहती हैं उसके लिए उन्हें आजाद होना चाहिए, आजादी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने इस दौरान ये भी बताया कि उनका नेता विपक्ष के रूप में क्या लक्ष्य है। राहुल ने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में मेरी भूमिका भारतीय राजनीति में प्रेम, सम्मान और विनम्रता के मूल्यों को शामिल करना है। मुझे लगता है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में सभी दलों में जो कमी है वो है प्रेम, सम्मान और विनम्रता। अगर आप आज से 5 साल बाद मुझसे पूछें कि क्या मैं खुद को सफल मानता हूं, तो मैं इसे इन 3 चीजों से मापूंगा। क्या मैंने प्रेम के विचार को भारतीय राजनीति में सबसे आगे लाने में मदद की है? क्या मैंने स्वयं सहित राजनेताओं को अधिक विनम्र बना दिया है? और क्या मैंने भारतीय लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ाया है? अमेरिका में राहुल गांधी ने बताया कि कैसे उन्होंने देश की राजनीति को बदल दिया है। राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे और देश की राजनीति को बदल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने मेरे काम के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने मेरा राजनीति को देखने का नजरिया बदल दिया है। इसने मेरा देशवासियों को देखने का नजरिया बदल दिया। इसने मेरा उनके साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है। साथ ही मैं लोगों की बात को कैसे सुनता हूँ, इस चीज में भी बदलाव आया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सब बदलाव सिर्फ मुझ में ही नहीं आए, बल्कि जितने भी लोग यात्रा में शामिल हुए उन सब में ये सारे बदलाव आए। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान ही मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक चीज जो हमने प्लान नहीं की थी वो इस यात्रा की सबसे शक्तिशाली चीज रही, वो थी राजनीति में प्रेम, मोहब्बत के विचार की शुरुआत करना। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी आज तक राजनीति में कभी भी मोहब्बत, लव का शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। राजनीति में बस नफरत, हेट, गुस्सा, अन्याय, भ्रष्टाचार जैसे शब्द मिलेंगे, लेकिन शायद ही कभी प्यार शब्द इस्तेमाल होता था। राहुल गांधी ने आगे कहा, भारत जोड़ो यात्रा ने भारतीय राजनीति को बदल दिया और राजनीति में मोहब्बत को शामिल किया।
और मैं इस बात से हैरान हूं कि इस आइडिया ने कितनी अच्छी तरह काम किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर भी अमेरिका में बोला। उन्होंने इस मुद्दे को वहां भी नहीं छोड़ा और इस पर बोले। अमेरिका में राहुल ने आरएसएस पर निशाना साधा तो बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह यहां भड़क उठे। गिरिराज सिंह ने कहा कि आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। कोई देशद्रोही आरएसएस को नहीं जान सकता। जो विदेशों में जाकर देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। लगता है कि राहुल गांधी भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पूनिया को मिली धमकी पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई धमकी मिली है तो उसकी जांच कराएंगे और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें, रविवार को बजरंग पूनिया ने खुद को धमकी दिए जाने के मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। बजरंग की शिकायत के मुताबिक उनको किसी विदेशी नंबर से धमकी मिली है जिसमें उनको कांग्रेस छोड़ने के लिए कहा गया है। बता दें, बजरंग और विनेश कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विनेश को हरियाणा के जुलाना से विधायकी का टिकट दिया गया है तो वहीं बजरंग को ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का चेयरमैन पद सौंपा गया। कोलकाता के आरजी-कर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिर से सुनवाई की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले में सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई को फिलहाल 17 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। सीजेआई ने इस मामले में सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सीजेआई ने रिपोर्ट्स में पीड़िता की मौत के समय और उसके बाद की गई अप्राकृतिक मौत एंट्री पर स्पष्टीकरण मांगा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोलकाता रेप कांड को लेकर होने वाली डॉक्टरों की हड़ताल के चलते 23 लोगों की जान चली गई है। सोमवार को यह जानकारी कोलकाता रेप और हत्याकांड से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दी। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है और बताया कि जिस वक्त डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे थे, हड़ताल पर थे, उस वक्त 23 लोगों की जान चली गई। पेरिस पैरालंपिक का समापन हो चुका है। रविवार की देर रात पेरिस में समापन समारोह हुआ। इस बार भारत का सफर शानदार रहा। जहां टोक्यो पैरालंपिक में भारत को कुल 19 मेडल मिले थे, वहीं पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल 29 मेडल जीते हैं। साथ ही पदक तालिका में भारत 18वें नंबर पर रहा। पेरिस पैरालंपिक की पदक तालिका में पहला स्थान चीन को मिला, जिसके खाते में 219 पदक आए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।